चलिए भाई, हमारे जो आपकी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी लगातार पैट के लिए, आप लोग फटाफट जुड़ते जाइए। इससे पहले हम आपको सिंधु सभ्यता पढ़ा चुके हैं पूरी की पूरी आपको। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई, किसने खोदा, कितना एरिया था सिंधु सभ्यता का, वहाँ के रहने वाले लोग क्या कहलाते थे, वो हम सब बता चुके हैं आपको। और अगर आपको नहीं मिला हो तो हमारे आयुष्मान भव चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ, जहाँ पर हिस्ट्री बैच लिखा हुआ होगा आराम से, और उसमें जाकर आप सारी क्लासेस देख सकते हो। अपने दोस्तों को भी शेयर करो अगर अच्छा लगे तो, और लगातार सपोर्ट करिए, ठीक है। और आज हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, वैदिक सभ्यता, दोनों सभ्यताएं आपके सिलेबस में है। जितने भी सिलेबस आपका है वो हम कराने वाले हैं इस पर, ठीक है बेटा। तो आप फटाफट जुड़ते जाइए और बताते चलिए कि कैसे लगते हैं वीडियो। लाइक करके, कमेंट करके जरूर बताया करो कि कैसा लगता है आपको ये पढ़ाते हुए, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यूपी पैट का स्पेशल हिस्ट्री क्लासेस चल रही है हमारे, और वैदिक सभ्यता को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई कितनी, कब से थी। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये 1500 से लगभग 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। और यहाँ एक नाम आता है आर्य। क्या आता है बेटा? आर्य। क्या नाम आता है? आर्य आता है। ये कहा जाता है कि जब आर्य यहाँ कर बसे थे तो उसी टाइम पर ये सभ्यता पनपी थी, जिसे वैदिक सभ्यता कहा गया था। क्योंकि ये संस्कृत में वो लोग अच्छे थे, उनकी भाषा जो थी वो संस्कृत थी, है ना। उन्हीं ने वेद स्टार्ट किए थे फिर। तो सारी की चीजें हम इसी में पढ़ने वाले हैं कि वेद क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, वेदांग क्या होते हैं, ठीक है बेटा। मनुस्मृति क्या थी, त्रयंग क्या है ना, किनका अर्थवेद है, सही है, किसका उपवेद है, उन सब की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। और वैदिक सभ्यता की जो शुरुआत मानी गई वो बेटा कब मानी गई? 1500 से। इसके जो निवासी थे बेटा, क्या पूछेगा आपसे कि निवासी कौन थे? तो ये आर्य कहलाए थे बेटा। क्या कहलाए थे? आर्य। और अगर आर्यों की हम थोड़ी सी चर्चा की बात करें, क्या करें? चर्चा की बात करें, तो जो आर्य थे वो भारत के मध्य एशिया से आए थे बेटा। कहां से आए थे? भारत के मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया, ये आपको याद रखना है। तो आपसे पूछे कि जो आर्य आए थे वो आए कहां से थे, तो आप कहां से बताओगे? भाई मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया वाला जो हमारा एरिया है वो आपका कजाकिस्तान है ना भाई। ये जो मध्य एरिया में आता है वो सब आपको आते हैं, ठीक है। कजाकिस्तान हो गया, तुर्गेजिस्तान हो गया। ये इस टाइम पर जो कंट्री बन गई है वो चेंज होकर बन गई है। तो पहले ये कहा था कि वहां पर आर्य रहते थे, और जो आर्य थे वो हिंदू कहलाए थे। क्या कहलाए थे? हिंदू। तो अगर आपसे पूछे भी कि आर्यों के जो प्रवर्तक थे, क्या पूछेगा बेटा? आर्यों के प्रवर्तक कौन थे, मतलब आर्य किन के प्रवर्तक थे, तो आपको हिंदुओं के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये किसके प्रवर्तक माने जाते हैं बेटा? हिंदुओं के। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप लोग अपना थ्योरी बना बना के लिख सकते हो आराम से। आप पेन कलम जरूर पकड़े रहा करो, जो चीजें आपको महत्वपूर्ण लगे उनको नोट करिए, अपने नोट्स बनाइए। मैं आपको यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बेटा ये माने गए थे कौन? हिंदुओं के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं बेटा? प्रवर्तक माने जाते हैं, ध्यान रखना। अगर पूछे हिंदुओं के प्रवर्तक कौन माने गए? आर्य माने गए। आए कहां से बेटा? तो ये मध्य एशिया से आए थे। अब आर्य जब वहां से चले थे तो ये कहा जाता है कि भारत में दो हिस्सों से इन्होंने एंट्री की थी भारत में। एक तो बेटा ये ईरान के रास्ते आए थे। कहां से आए थे बेटा? ईरान से। ईरान के रास्ते आए थे। क्यों? क्योंकि ईरान के लोग खुद इस बात को कहते हैं, और उनका एक धर्म ग्रंथ है। क्या है बेटा योगेंद्र? धर्म ग्रंथ है, जिसमें इस बात की चर्चा मिलती है कि यहां से आर्य गुजरे थे। तो उसका नाम क्या है आपका? बोलो जल्दी। जैन अवस्था। कौन थे बेटा? जैन अवस्था। जैन अवस्था इनकी क्या है बेटा? सही है, जैन अवस्था, ठीक है बेटा। जैन अवस्था इनकी एक धार्मिक पुस्तक है। उसमें ये लिखा गया है कि जो ईरानी, जो हमारे आर्य थे ना, वो ईरान के रास्ते आए थे, और ईरान के रास्ते आने पर क्या हुआ था? इनका ईरानियों से क्या हुआ था बेटा? युद्ध हो गया था। क्या हुआ था? युद्ध हो गया था, और ये लड़ गए थे, दोनों भिड़ गए थे आपस में। और ये कहा जाता है आर्यों ने इनको क्या कर दिया था बेटा? हरा दिया था। सही है, डंडे फंडे पकड़वा देते हैं इनको, लड़वा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया? आपस में लड़ाई कर ली, और लड़ने के बाद आर्य ने मारते हुए कहाँ निकल आए थे? भारत की ओर मूव कर गए थे। सही है। तो इस तरह से भारत, एक तो यहाँ से एंट्री करते हैं आर्य दो जगहों से, और एक आता है कि यहाँ से पूछते हैं कि खैबर दर्रा से आए थे। कहाँ से आए थे बेटा? खैबर दर्रे से। खैबर दर्रा आपका कहाँ है? तो आप होगे हिंदूकुश पहाड़ी पर है, अफगानिस्तान में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? हिंदूकुश पहाड़ी। हिंदूकुश पहाड़ी। तो कुछ ये कहते हैं कि यहाँ से आए थे, ठीक है। तो जो ये दोनों में से जहां आकर सबसे पहले बसे थे, पूछेगा कि कहां आकर बसे थे भारत में, तो ये भारत में दो जगह दिखाई जाती हैं। एक तो आपकी दिखाई जाती है अफगानिस्तान। कहां दिखाई जाती है बेटा? अफगानिस्तान। और दूसरी कहां दिखाई जाती है? पंजाब। दूसरी कहां दिखाई जाती है बेटा? पंजाब, की यहां आकर बसे थे। और जो यहां आकर दोनों बसे थे सबसे पहले, उन आर्यों को क्या कहा गया भाई योगिंदर? इंडो आर्य कहा गया। क्या कहा गया था? इंडो आर्य। तो आपसे पूछता है कि इंडो आर्य कहाँ के लोग कहलाए थे? तो जो सबसे पहले मूव करके आए थे, जो पंजाब और कहाँ बसे थे बेटा? अफगानिस्तान में आकर बसे थे, वो इंडो आर्य कहलाए थे।
और इनकी जो सभ्यता थी, क्या थी बेटा, सभ्यता, वो सभ्यता क्या कहलाई थी, तो आपको वैदिक सभ्यता कहलाई थी। क्या कहलाई थी बेटा, वैदिक सभ्यता। तो इस तरह से आर्यों का क्या हुआ था, भारत में बेटा प्रवेश हुआ था। तो कुछ खैबर दर्रे से आए थे, ये कहते हैं जो खैबर दर्रे से आए थे ना, जो लोग कह रहे हैं कि खैबर दर्रे से आए थे, तो जो खैबर दर्रे से आए थे वो सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बस गए थे। सप्त सिंधु प्रदेश में, सप्त सिंधु प्रदेश सिंधु के आसपास का एरिया माना गया है, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि जो ईरानी थे ना, ईरानी, वो इनका पीछा करते हुए भी आए थे। क्या होते बेटा, इनके पीछे पीछे चलते हुए आए थे कि आर्य जा कहाँ रहे हैं, ठीक है। और जब इन्होंने देखा आके, तो यहाँ पर उन्हें लगा बहुत थोड़े बहुत होंगे यहाँ, तो बोले मार पीट के इनसे जीत जाएंगे, सही है। ये आर्य क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे आगे के लिए। तो जब यहाँ पर आए, इन्होंने यहाँ इस एरिया को भी देखा, तो यहाँ भी आर्य बसे हुए थे, और जब इस एरिया को देखा तो भी क्या थे बेटा, आर्य आकर बसे थे। क्या हुए थे, आर्य। तो इन्हें यहाँ पर बहुत सारे आर्यों की क्या लगी थी, भीड़ दिखाई दी थी। क्या दी थी बेटा, भीड़ दिखाई थी। और ये बिल्कुल पीछे वापस लौट गए थे, ठीक है। और जब ये वहां पर आए थे, ईरानी जब आए थे, तो उन्होंने क्या देखा था कि जिस नदी पर ये रह रहे थे, ध्यान समझना बेटा, जिस नदी पर, मैं अलग से पॉइंट आउट कर देता हूँ, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है अंदर, थोड़ा सा बेटा ऊपर समझते हैं इसको, देखो यहाँ समझते हैं। जब ईरानी यहाँ पर आए थे, किसका बेटा मूवमेंट होगा यहाँ पर, ईरानियों का। तो ईरानियों का जब मूवमेंट होगा, क्योंकि अलग अलग करके यहाँ पर आए थे इनके पीछे पीछे, तो ईरानी जब आए थे तो इन्होंने देखा कि लोग किस पर बसे हुए थे, सिंधु नदी पर। बोलो भाई अंदर, सिंधु नदी पर। तो ये पूछता है कि इन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा था, ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा था, तो उन्होंने हिंदुओं की नदी कहा था। ऐसे क्या कहा बेटा, हिंदुओं की नदी। तो ये आप ध्यान रखना, हिंदुओं की नदी बोला था। और जिस देश में आकर ये बस गए थे, उस देश को क्या बोला था भाई, तो भाई जिस देश में हिंदू रह रहे हैं, क्योंकि हिंदू नदी के रह रहे, तो हिंदू नदी हो गई है, तो फिर जिस देश में रह रहे हैं वो भी तो कहलाएगा। तो क्या कहलाया था, हिंदुस्तान। तो आप ये ध्यान रखना, पूछता है कि हिंदुस्तान नाम दिया किसने था, हिंदुस्तान नाम दिया किसने था, तो आप किसे बताओगे, हिंदुस्तान नाम किससे दिया था, तो आपको ईरानियों ने दिया था। क्या दिया था बेटा, ईरानियों ने। फिर उसके बाद कुछ समय बाद इसके पीछे ये मोमेंटम हो रहा है आपका भारत में, ध्यान रखना, मोमेंटम हो रहा है इन लोगों का। तो फर्स्ट टाइम पर ईरानी आ गए थे पीछे से, फिर थोड़े दिनों बाद कौन आए थे इसके पीछे, यूनानी आए थे बेटा। कौन आए थे, यूनानी। और यूनानियों ने क्या देखा, जो सिंधु नदी पर ये लोग बसे हुए थे, तो इसने सिंधु नदी को क्या कहा था, बोलो बेटा, सिंधु नदी को क्या कहा था, सिंधु नदी को बेटा इंडस कहा था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आप ध्यान रखना कि इंडस किसने कहा था सिंधु नदी को, तो आपको यूनानियों ने क्या कहा था, इंडस कहा था। और क्योंकि इस देश में ये आकर बस गए थे, तो इसलिए क्योंकि इंडस नदी को कहा, तो फिर देश को क्या बोला था उन्होंने, इंडिया। तो आप ध्यान रखना, अंग्रेजों ने ना तो इंडिया नाम दिया था और ना हिंदुस्तान, सही है। हिंदुस्तान जो नाम दिया था बेटा वो किसने दिया था, ईरानियों ने। और इंडिया जो नाम दिया था वो यूनानी शब्द है, सही है। तो कभी भी अंग्रेजों ने नहीं दिया, ये बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो बेटा मैं आपको इसलिए अलग से मोमेंटम सिखाया था आपको। तो ध्यान रखना, पहले आर्य, आर्यों के पीछे ईरानी, ईरानी के पीछे यूनानी, फिर इसी तरह इन विदेशियों का लगातार क्रम चलता रहा था, ठीक है। लेकिन ये कोई भी उनसे युद्ध नहीं लड़े थे ईरानियों से, क्योंकि ये बहुत लड़ाकू थे जो आर्य थे। अभी थोड़ी आर्यों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो यहां तक बताओ, अगर किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, रोल कंप्लीट। अब हम थोड़ा आर्यों का मोमेंटम बताते हैं कि इन्होंने क्या कैसे यहाँ पर रायता फैलाया और उसको कैसे बटोरा था बाद में, सही है। बहुत लड़ाकू थे, वीर थे ये लोग, ठीक है। और ये बेटा ध्यान रखना, जो आर्य थे वो कभी किसी को मारने नहीं आए थे। ये इनके पास ये चारागाह ढूंढते रहे थे। चारागाह जानते हैं आप लोग, जहाँ जानवरों के लिए चढ़ने के लिए खाली जगहें होती हैं। तो उस टाइम मध्य एशिया में इतना तो क्रेज रहा नहीं, क्योंकि बहुत सारे हो गए थे वहां पर, तो उन्होंने थोड़ा सा वहां घूमना स्टार्ट कर दिया, उधर इधर निकलना, सही है। तो यहाँ ध्यान रखना, तो क्योंकि हमारी सभ्यता का जो पालना माना जाता है ना, वो ईरान माना जाता है। ईरान वाला इलाका जो है, क्योंकि अफ्रीका में हम लोग का जन्म का पालना है, तो हम जन्म लेके थोड़ा सा मोमेंटम हमने सीखा, और हम ईरानी में आके थोड़ा सभ्य हुए थे। तो मेन मोमेंटम जो था वो वहीं पे था आर्यों का, सही है। तो आर्यों ने फिर क्या करा, अलग अलग टहलना स्टार्ट करा, क्योंकि जब जनसंख्या ज्यादा हो जाए तो लोग घर से भी मोमेंटम करने लगते हैं, समझ में आया। जैसे बहुत ज्यादा मान लो लोग हो गए, अब भाई कमाने के लिए कहीं ना कहीं तो निकलेंगे, तो ऐसे निकले। तो ये बेटा एक आक्रमणकारी थे। कैसे थे, चारागाह की तलाश में आए थे, और लड़ाकू बहुत थे, वीर थे, लड़ने पाए थे तो फिर छोड़ते ही नहीं थे, सही है। तो हम थोड़ा इसके बारे में बताते हैं, आर्यों के बारे में जानकारी। तो यहां तक अगर किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो। चलिए बेटा आगे बढ़े, तो इसको रफ करता हूं मैं, और यहां पर ध्यान रखना ये इंडो आर्य कहलाए थे, ध्यान रखो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगली बात कर लेते हैं। अब हम आर्यों के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं और आपको कि क्या थे ये, आक्रमणकारी थे, क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था। वैदिक सभ्यता की शुरुआत भी इन्होंने की थी। तो इनकी जो पहले वाली सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता, उसके बाद कुछ रिप्लेस हुए थे, नई जनरेशन आई थी, तो वो पूर्व वैदिक सभ्यता कहलाती है, उत्तर वैदिक काल। तो आपको किस तरह से मोमेंटम देखने को मिलेंगे वो हम समझते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बता दो। तुम आर्यों के बारे में थोड़ा समझ लें। अब देखिए, आर्य जो थे वो काफी पवित्र माने गए थे, और इनकी जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, संस्कृत थी। संस्कृत पे इनका अच्छा कमांड था, इसलिए इन्होंने पूरी तरह से जो प्रचार किया था भारत में,
स्टार्टिंग लेकर आए थे संस्कृति, वो आर्य लेके आए थे। कौन ला गए थे? आर्य। इसलिए हिंदू के प्रवर्तक आर्य माने गए थे। अब इन्होंने क्या करा, आर्यों ने, जब इनकी सभ्यता स्टार्ट हो गई थी, जहां रहने लगे, तो वही चीज बढ़ने लगता है। और जब सारी चीजें हमें सुविधादायक मिल रही होती हैं तो बेटा हम वहां से आने का मन नहीं करते हैं। और ये पूर्णता फिर यहीं पर बस गए थे, क्योंकि यहाँ जगह भी इन्हें बहुत सारी खाली मिली, इनके चरने के लिए, जानवरों के लिए बहुत मिले। ये कबीले टाइप में आए थे और बाद में इकट्ठे हो गए थे, ठीक है। तो पूरा का पूरा एरिया इन्होंने ही बिल्कुल जब्त कर लिया था, मान लो, कोई और आ नहीं सकता था उसमें, ठीक है। और लड़ पाता नहीं इससे कोई, क्योंकि चारागाह थे, औजार अच्छे खासे दिन पे, सही है। गाय थी, बैल थी। गाय बहुत वफादार होती है, तुम्हें पता ही इस चीज का। अगर मान लो आपकी पालने वाली और आप पे कोई अटैक कर रहा है तो वो गाय भी साथ में लड़ती थी। आज भी देखा होगा बहुत सारी जगह, बहुत सारे वीडियो भी वायरल होते रहते हैं, हमने देखा होगा। कोई चुराने वाला है या जो पालता है, और अगर उस पर कोई आघात होती है तो फिर वो भाग कर आती है बुरी तरह से। तो इसलिए बहुत ज्यादा सुरक्षित मानते थे। चले, तो इन्होंने क्या सिखाया सभ्यता में हमारे भारतीयों को, देखते हैं हम लोग, यहीं से स्टार्ट मानते हैं इसको। तो संस्कृत जब इन्होंने स्टार्ट की थी, इनकी भाषा पूछेगा कि आर्यों की भाषा कौन सी थी, तो बेटा आप क्या बताओगे? संस्कृत। और संस्कृत को बेटा इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में किया था भाई योगेंद्र? 2 भागों में। इन्होंने एक जो संस्कृत थी उसे वैदिक संस्कृत कहा था। क्या कहा बेटा? वैदिक संस्कृत कहा। और दूसरी क्या कहा बेटा? लौकिक संस्कृत कहा। क्या कहा था बेटा? लौकिक संस्कृत कहा। जो वैदिक संस्कृत थी ये हमारे आम बोलचाल की लैंग्वेज मानी गई थी, और ये क्या मानी गई थी? वैदिक। वैदिक में क्या क्या लिखा गया था? तो इसमें वेद हो गए, उपनिषद हो गए, जितने भी धार्मिक ग्रंथ चीजें थी वो आपके बेटा किस में लिखी गई थी? वेद। तो क्या क्या लिखा गया था इसमें समझते हैं एकदम, और फिर थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हुए चलेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। तो बेटा इसमें क्या लिखे गए थे? वेद। क्या लिखे गए थे भाई? वेद। फिर क्या लिखे गए थे इसमें? उपवेद। उपवेद के बाद क्या लिखे गए थे बेटा? वेदांग। वेदांग के बाद क्या लिखा गया था? अरण्यक। क्या लिखा गया था बेटा? अरण्यक। उसके बाद क्या लिखे गए थे भाई? अरण्यक। उपनिषद। क्या लिखा गया बेटा? उपनिषद। फिर क्या लिखा गया था आपका? पुराण। क्या लिखा गया था बेटा? पुराण। समझ में आ गया? ठीक है। ऐसे और भी चीजें थी जो लिखी गई थी, बट मैन आपको बता दिए हैं। आपसे पूछेगा कि वेद कितने होते हैं, वेदों की संख्या बताओ, तो आप कितना बताओगे बेटा? 4। उपवेदों की संख्या भी कितनी होगी बेटा? 4। वेदांगों की कितनी हो जाती है बेटा? 6। अरण्यक कितने हो जाते हैं? 7। और उपनिषद कितने हो जाते हैं बेटा? 108। और पुराण कितने हो जाते हैं? 18। सही है। ये हमारे वेदों की जानकारी मिलेगी, इनको हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे भी। अगर हम पुराणों की बात करें तो इसमें पुराण के प्रवर्तक पूछे जाएंगे कि किन्होंने लिखा था। ये क्या पूछेगा बेटा आपसे? प्रवर्तक। तो इसके प्रवर्तक कौन थे? लोमहर्ष। कौन थे बेटा? लोमहर्ष। और इनके एक शिष्य थे, कौन? उग्रश्रवा। इनके एक शिष्य थे, कौन बेटा? उग्रश्रवा। सबसे पुराना जो पुराण माना गया था वो कौन माना गया था? तो आपको कौन था? मत्स्य पुराण। कौन सा था आपका? मत्स्य पुराण। ठीक है। बाकी पुराणों की थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे कि पुराण में क्या दिया गया है, वेद में क्या कहा गया है। ठीक है बेटा। गरुड़ पुराण में किसकी चर्चा मिलती है, इसको आप आराम से नोट कर लें। उपनिषद का मतलब क्या होता है, तो आप इसको लिख देंगे कि समीप बैठना, समीप बैठना, समीप बैठना, या गुरु के समीप बैठना। समीप बैठना बेटा, या गुरु के समीप बैठना। बताओ भाई योगेंद्र जी, बोलो मजा आ रहा है नहीं आ रहा भाई? पूरी तरह समझ में आया एकदम? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये अरण्यक थे, ये बेटा वन में पड़े जाते थे, स्त्रियों को इन्हें सुनना वर्जित था, यानी इन्हें स्त्रियां बिल्कुल भी नहीं सुन सकती थी। वेदांत, वेदों को समझने के लिए ग्रामर लाई गई थी, उसे क्या कहा गया था बेटा? वेदांत कहा गया था। इसमें छंद, ज्योतिष वगैरह सब आएंगे, तो इनको हम अलग से भी टॉपिक टू टॉपिक पढ़ते चलेंगे, आपको समझ में आता जाएगा। उपवेद इन्हीं से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। वेद 4 थे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा। तो इस तरह से इस वैदिक संस्कृत को क्या कर दिया गया था बेटा? डिवाइड कर दिया गया था। एक एक करके इनको हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे जाकर अभी, तो इसको आप नोट कर लीजिए आराम से, आपको समझ में आए। स्क्रीनशॉट तो स्क्रीन ले लो, आपको समझ में आ गया होगा। कॉपी किताब लेकर जरूर बैठा करो, जिससे आप नोट करते जा करो। कोई जो मैं बोलता हूँ, क्योंकि हर चीज बोर्ड पर नहीं लिख सकता बेटा, ठीक है। तो जो कुछ चीजें मैं बोलता हूँ वो आपने नोट कर लिया करो, जो आपको बेटर लगे, जिसकी जानकारी अच्छी लगे। तो बोलो बेटा यहाँ तक समझ में आ गया? आर्यों की भाषा समझ में आ गई कौन थी? चलिए, तो इसको आगे बढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता को आगे बढ़ाते हैं। अब बेटा हमारे पास एक और बचा है लौकिक। तो लौकिक संस्कृत में आकर को क्या हुआ था? क्यों भाई योगेंद्र जी? लौकिक संस्कृत तो मैं पूरा टॉपिक ही डाल लेता हूं इसको। लौकिक संस्कृत क्या होती है? बेहतरीन क्वेश्चन रहते हैं इससे लौकिक से भी। तो देखिए, डालो हेडिंग बेटा लौकिक। लौकिक संस्कृत। अगर वीडियो में बेटा कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट कर एडवाइस जरूर कर दिया करो, जिससे थोड़ी सा हम इसको सुधार कर सकें
थोड़ा नया स्टार्ट कर रहे हैं इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा, तो आप एडवाइस करते रहिए, जो चीज़ें आपको लगे कमेंट कर बताते रहिए। अच्छा लगा करे तो आप अच्छा कमेंट करा करिए, ठीक है, और नहीं हो तो आप हमें एडवाइस दे सकते हैं, समझा सकते हैं किसी चीज़ को लेकर कोई त्रुटि हो जाती है, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना इसको। हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। और आर्यों की जो भाषा थी संस्कृति, तो आप बताओ बेटा लौकिक की संस्कृति में क्या लिखे गए थे फिर? तो आप कहोगे बेटा महाकाव्य लिखे गए थे। हमारे क्या लिखे गए थे बेटा? महाकाव्य। क्या लिखे गए थे बेटा? महाकाव्य। कितने थे महाकाव्य? आप कहोगे बेटा 2 महाकाव्य होते हैं। कौन थे? कितने होते हैं बेटा? 2 महाकाव्य होते हैं। पहला रामायण, दूसरा बोले जल्दी, दूसरा महाभारत। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो रामायण के प्रवर्तक सभी जानते होंगे और महाभारत के भी जानते होंगे। प्रवर्तक कौन से, इन्होंने लिखा किसने था? तो बताओ भाई प्रवर्तक कौन थे इसके? प्रवर्तक। और महाभारत के प्रवर्तक कौन थे? अब भाई थोड़ा पौराणिक चीजें हैं तो अलग अलग इसमें दिया होता है। तो इसके तो वाल्मीकि थे बेटा। कौन थे इसके? वाल्मीकि। रामायण के अगर पूछा जाता है कि कौन प्रवर्तक माने गए हैं तो आप कौन बताओगे? वाल्मीकि। किससे बताओगे बेटा? वाल्मीकि। सही बेटा। ये वाल्मीकि जानते हो, ये एक डाकू थे पहले बेटा। ये वाल्मीकि क्या थे? एक डाकू थे। डाकू जानते हो? डाकू। क्या नाम था बेटा इनका? युगंधर। रत्नाकर था। रत्नाकर। याद है? भूल गए? इनका अत्याचार लगातार बढ़ रहा था तो भगवान स्वयं आ गए, बोले चलो भाई आज छोरे की परीक्षा लेते हैं, ठीक है। और जी वहां पे गए तो पूरा तलवार लेकर एकदम तैयार खड़े, बोले भाई साहब देखो ऐसा है, झोली फोली में जो भी निकाल दो, हमारा तो काम ही यही है, ठीक है ना, हम तो टांग देंगे तुम्हें जरूर। तो बोले ठीक है बेटा आज हम तुम्हारी वजह से आए, चिंता ना करो। उन्होंने झोली फोली रख दी उतार के। तो उन्होंने पूछा ये बताओ बेटा कमा किसके लिए रहे हो? बोले कमा के लिए पारिवारिक कमा रहे हैं। तो बोले आप पाप करते हो इतना, ये पाप के भागीदारी हैं आपके परिवार वाले। आपको पता महात्मा जो लोग होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, है ना भाई। महात्मा की बात माननी चाहिए अगर असली महात्मा है। और जो कुछ लोग कहते हैं कि अरे महात्मा सर आजकल ऐसे हो जाते हैं वैसे हो जाते हैं, ये तो बेटा जिसका असली होगा उसी का नकली आएगा, ठीक है ना भाई। जैसे मान लो 100 का है तो 100 का ही तो नकली आएगा, 250 को नकली ला के दिखाओ। तो हर काम में नकली असली तो है, ठीक है बेटा। तो आप अच्छे महात्माओं से जुड़िए, अच्छा ज्ञान देंगे आपको और आपका दिमाग बहुत इस तरह रखेंगे। पढ़ने वाले बच्चों को मेरे हिसाब से अच्छे व्यक्ति जो अच्छे महात्मा हमारे यूट्यूब पे भी जुड़े रहते हैं तो आप उनका सत्संग जरूर देखा करिए, बहुत अच्छी चीजें बताते हैं आपको माइंड शांत करने के लिए। जिस बच्चे का माइंड शांत हो गया उसको कोई परीक्षा जो ऐसी निकाल ना पाए वो, ठीक है। अब यही नहीं निकल पाते तो आपको दिक्कत कर देते हैं। तो हम भाई रत्नाकर की बात करते हैं, कौन आदमी कब महान बन जाए इसी की बात करते हैं। आप तैयार रहिए इसके लिए। देखिए तो बेटा ये रत्नाकर डाकू थे, भगवान आए उन्होंने कहा चलो देखते हैं भाई इस चेला को तो वाल्मीकि बनना था, ये डाकू बन के क्या कर रहा है। तो आप लोग लगे रहिए, कब आकर भगवान आपका साथ दे दे, समझ में आया, कोई पता नहीं, ठीक है। नहीं आप उस मंजिल तक नहीं जाओगे तो भाई दरवाजा खटखटाओगे नहीं तो मंजिल मिलेगी कैसे, समझ में। अब भाई हुआ क्या, तो नहीं चलो ठीक मैं पूछ के आता हूँ। भाई साहब सबसे पहले गए और उनके जो माता पिता थे वही मिल गए। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा बात बताओ, हम जो तक कमा कमू खिलाते हैं इसके पाप की भागीदारी आप हो नहीं। तो बेटा हम क्यों भागीदारी होंगे, हमने आपको बड़ा इसलिए किया है, तुम्हारा तो वही कर्तव्य है हमें खिलाने का। और हमारा बुढ़ापा आ गया अब हम क्या पाप की भागी, तुम ही हो गए अपने खुद ही। बोले अच्छा तो चलो ठीक कोई बात है, भाई तो होगा ही होगा छोटा वाला। तो भाई के पास गए, भाई ने कहा भाई साहब भैया आपको तो कर्तव्य छोटे भाई को खिलाना पिलाना पढ़ाना लिखाना, सही है। तो उनका और दिमाग में बोला चलो ठीक कोई बात नहीं, बीवी तो होगी ही होगी, सही भाई। तो बीवी के पास गए, बोले इतना कमा कमा के लाते हैं, भागीदार हो पाप में नहीं हो। तो बोली देखो हम क्यों होंगे भैया, हम तो दूसरे घर से आए हैं, हम तो तुम्ही पर निर्भर हैं, हम क्यों तुम्हारे पाप में भागीदारी होंगे। भाई साहब उनकी खिनक गई सीधे, चले भाई दूसरे देखा आधा किलोमीटर दूर से भगवान के चरणों में गिर पड़े। बोले आप सही कह रहे हो, तो बेकार मर रहे हैं यहाँ पर, समझ में आया। तो इस दुनिया में उन्होंने कहा भाई साहब कुछ है ही ना। तो उन्होंने कहा अब क्या करें, हम इस पाप को कैसे खत्म करें, इतना बड़ा तो हम पे पाप हो गया, ठीक है। किसने कहा? वाल्मीकि ने। अब वाल्मीकि यानी कि उनका जितना खराब वक्त था वो कट चुका था। तो स्वयं भगवान आ जाते हैं कभी कभी। और आपको कुछ व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो भगवान का कार्य कर गए होंगे आपके पास, आपको तो भाई साहब ये बंदा मिल गया इसने तो हमारी नसीब बदल दिया, अलग अलग, ठीक है। आप प्रत्येक व्यक्ति से जब जुड़ते हो ना तो कहीं ना कोई बेटा मकसद रहता ही रहता है उसमें, आप तभी जुड़ोगे उस व्यक्ति से, वरना आप कभी नहीं जुड़े होगे, सही है। तो जुड़ते हो सकता है आज हमसे आप जुड़ रहे हो, हम आपका कल्याण करते हैं भविष्य में, ठीक है। तो आप बस जुड़े रहिए खाली फटाफट, आपको एक नई नई चीजें मिलती रहेंगी लगातार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा भाई ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। तो अब बोले क्या हुआ, तो उन्होंने कैसा करो राम राम का नाम लो और आपका बिल्कुल उद्धार हो जाएगा और आप एक नई जीवन धारण कर लोगे। तो क्योंकि वो इतना मारते ही मारते थे तो जिस चीज में आपकी आदत पड़ी हुई है वो तो आपके मुंह से निकलेगा बार बार वर्ड, ठीक है ना। तो भाई उनको मुंह से मरा मरा निकल रहा था। क्या निकल रहा था? वो राम राम कहने की कोशिश कर रहे थे और क्या निकल रहा था? मरा मरा निकल रहा था, ठीक है बेटा। क्या निकल रहा था भाई वो अंदर? मरा मरा निकल रहा था। तो भगवान ने क्या था, तुम तेज तेज बोलते ही रहो।
अगर हम लोग मरा 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 कहते हैं तो हमारे मुंह से राम 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 ही निकलता है, उल्टा वर्ड बड़ा उपयोग में आता है। तो कभी जरूरी नहीं कि आप उल्टा कार्य कर रहे ना, करने दो, भगवान तो वो ढूंढ ही देगा, तुम्हें लय में बना ही देगा, समझ में आ गया। आप बस अपनी स्टडी करते रहिए, आपका काम है, बाद में मंजिल तक तो वो पहुंचा ही देगा, उसके बस भरोसा रखो उस पर, ठीक है बेटा। तो आप जानते हो फिर उनको लगातार उन्होंने पूजा की, और पूजा करने के बाद इसमें जो आपकी चींटी थी उन्होंने बिल बना लिए थे, तो उनके बाद इनका नाम रखा गया था कौन, वाल्मीकि। और उन्हें एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम क्या था, रामायण, जिसमें पूरे भगवान के बारे में इनको पहले से क्या थी, जानकारी थी। उन्होंने पहले इसको नोट आउट कर दिया था कि यहाँ तक सीता जी आएंगे, लव कुश भी होंगे, और ये सारी चीजें उन्होंने बता दी। अब ये अलग अलग कथन है, ये हम लोग एकदम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, ये बहुत चीजें महान है, इसमें हम लोग टच तक नहीं करते हो, तो ये तो बड़ा मानता वाली चीज है, ठीक है बेटा। तो ये प्रवर्तक हो गए वाल्मीकि। डाकू रत्नाकर थे, इनका नाम था, ध्यान रखना। और इन्हीं रत्नाकर के नाम पर एक महासागर का नाम है बेटा, बताओ अंदर कौन है, तो आप हिंद महासागर बताओगे बेटा। हिंद महासागर जो था, हिंद महासागर आपसे पूछता है कभी कभी कि किस नाम का नाम रत्नाकर है, महासागर का नाम, तो आपको हिंद महासागर। बाद में रत्नाकर को रिप्लेस करके क्या बना दिया गया था, हिंद, क्योंकि हिंद देश के पास है। ऐसे पूछता है कौन सा महासागर किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है, तो बेटा कौन होगा, वो हिंद महासागर होगा। क्लियर हो गया बेटा, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन्होंने किसकी रचना, रामायण की। रामायण में कितने कांड हैं, कितने कांड है बेटा, तो आपको 7 कांड है। कितने कांड है बेटा, 7 कांड। पहला कांड बताओ कौन सा है, तो बेटा उसे बाल कांड कहते हैं। जब राम ने जन्म लिया था, क्या लिया था बेटा, राम ने जन्म लिया था, तो इसे हम लोग बाल कांड बोलते हैं, बाल कांड। राम ने जन्म लिया, क्रीड़ा होंगी, जो भी खेले होंगे वो आराम से, ठीक है, वो आपका बाल कांड कहलाया था। दूसरा अयोध्या कांड, दूसरा कौन होगा बेटा, अयोध्या कांड, ठीक है ना। तीसरा देखते हैं भाई, अयोध्या कांड कौन सा था, जब केकई ने 3 वरदान मांगे थे, दशरथ की डेथ हो गई थी, उसके बाद ये लोग कहाँ चले गए थे, वन की ओर, ठीक है। तो तीसरा था आपका अरण्य, वन में जाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया भी था, अरण्य कांड था बेटा। ये कौन सा था, अरण्य कांड, तो ये बेटा अरण्य कांड कहलाता था। अरण्य कांड के बाद चौथे की अगर हम बात करें बेटा, यहाँ दिखाई दे रहा है अंदर, एक बार चेक करो, ठीक है बेटा। अरण्य कांड के बाद ये कहाँ पहुंच गए, आगे पहुंच गए थे, और कहाँ पहुंचे बेटा, किष्किंधा पहुंच गए थे। कहाँ पहुंचे थे, किष्किंधा। तो ये ध्यान रखना आपको। अगला कौन हो जाएगा आपका, किष्किंधा। कहां पहुंच गए थे, किष्किंधा, तो ये किष्किंधा कांड कहलाएगा। और इसके बाद कौन सा आएगा अगला, किष्किंधा कांड के बाद। किष्किंधा कांड में क्या हुआ था बेटा, सुग्रीव से मित्रता हुई थी, और उन्होंने ये कहा था कि हम सीता जी को क्या कर देंगे, ढूंढ देंगे। क्या करेंगे बेटा, ढूंढ देंगे। बोले हमारे साथ जो है वो बहुत सारे लोग हैं, तो उसे हम आराम से ढूंढ सकते हैं। तो अगला आया था कौन, सुंदर कांड। कौन आएगा भाई योगिंदर, सुंदर कांड। मैं शॉर्ट में थोड़ा लिख देता हूँ, नहीं इधर आगे चला जाएगा। सुंदरकांड आगे बताओ। सुंदरकांड के बाद फुल बनेगा, हनुमान जी जाएंगे कूद काद के, पूरा लंका को एकदम ध्वस्त कराएंगे, जलाएंगे पूरी तरह से। तो उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे लौटकर, और फिर अगला कौन आ जाएगा बेटा, लंका कांड आ जाएगा। कौन आ जाएगा बेटा, लंका कांड। लंका कांड आ जाएगा। लंका कांड के बाद कौन आएगा भाई, बोले ली, उत्तरकांड। कौन सा आएगा बेटा, उत्तरकांड। तो ये तो बेटा 7 हो जाते हैं। पहला कौन आएगा बताओ भाई योगिंदर, पहला आ जाएगा बाल कांड, याद करो जरा। दूसरा कौन आएगा आपका, अयोध्या कांड। तीसरा अरण्यक। चौथा किष्किंधा। पांचवा सुंदरकांड। छठा, सातवां उत्तरकांड। तो बेटा 7 होते थे, आपको ध्यान रखना, सही है। अब इसमें पूछता है कि सबसे बड़ा कौन है, तो बेटा इन कांडों को ना, इन कांडों को सर्गों में डिवाइड किया गया है। किस में डिवाइड किया गया है, सर्गों में। तो मैं सर यहाँ पे लिख दूं सर्ग, चलो मैं छोटा छोटा कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा इससे सही से लिख लेना। आपसे पूछेगा कि बाल कांड में सर्ग क्या है, पूछ सकता है कि कांडों को किस में डिवाइड किया गया था, तो आपको सर्गों में डिवाइड किया गया था। तो बताओ बेटा बाल कांड में कितने सर्ग होते हैं, 77 सर्ग होते हैं। आप इसको लिख लो बेटा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप थोड़ा जूम कर लेना आराम से। 77 में बोल दे रहा हूँ। बाल कांड में कितने होते हैं बेटा, 77। अयोध्या कांड में बताओ कितने होंगे, 119 कांड हैं। ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, 119 कांड है। कितने बेटा, 119 कांड है। अरण्य कांड में कितने हैं, अरण्य कांड में तो आपको 75 हैं। कितने बेटा, 75। किष्किंधा कांड में बताओ कितने हैं, तो आपको बेटा 67 हैं। कितने हैं, 67। और सुंदर कांड में बताओ 68 हैं बेटा। और लंका कांड में 128। सुंदर कांड बताओ कितने होंगे, सुंदर कांड बताओ भाई, 111। हाँ, तो इसमें सबसे छोटा कांड बताओ कौन सा है आपका, ये बेटा सबसे छोटा है। हाँ सबसे छोटा, ये आ चुका है वीडियो में। सबसे छोटा कांड है, ध्यान रखना। ये आपका वीडियो 2018 में आया था, ठीक है। पूछा गया था किष्किंधा कांड सबसे छोटा कौन है।
चलिए बेटा आगे देखते हैं। अब सबसे बड़ा कांड कौन सा है फिर बेटा? लंका कांड है, तो ये सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा हो गया, क्या हो जाएगा बेटा? सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बाकी बस 2 ही 3 पूछता है, बाकी अगर क्रम पूछता है तो ये बहुत हैवी हो जाएगा आपके लिए। इतनी चीजें आप याद रखोगे, आपने नोट भी कर ली होंगी, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये रामायण के बारे में जानकारी थी, आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे महाभारत की। महाभारत के प्रवर्तक कौन माने गए बेटा? व्यास माने गए हैं। कौन माने गए हैं? वेद व्यास बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? वेद व्यास, सही है। जो आपका महाभारत था वो किस में डिवाइड था? तो आप कहोगे बेटा पर्वों में डिवाइड था। किसमें था? पर्व। कितने पर्व थे? 18 पर्व थे। कितने पर्व थे बेटा? 18 पर्व। बोलो बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो इस तरह से ये आपके महाकाव्य होते हैं, आपको याद रखना है। तो फटाफट इसको नोट करो जल्दी जल्दी, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया क्लियर? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा? एक बार मैं दोबारा रिपीट करा देता हूँ। रामायण के प्रवर्तक कौन थे? वाल्मीकि। इनके बचपन का नाम क्या था? रत्नाकर। कैसे सुधारा गया था? ठीक है, इनके ही नाम पर क्या रखा गया था? हिंद महासागर का नाम था, ये रत्नाकर नाम था पहले हिंद महासागर का। कांड कितने थे? 7 थे। पहला बाल कांड, सर्ग 77, और जो अयोध्या कांड था उसमें कितने थे? अयोध्या कांड में कितने थे? 119। ये बेटा यहाँ लिख गया 119, आपको यहाँ लिखना था, ठीक है बेटा। और अरण्य कांड में कितने थे? 75 थे। किष्किंधा कांड में कितने थे? 67। सुंदर कांड में कितने थे? 68। लंका कांड में कितने थे? 128। और उत्तर कांड में सबसे छोटा कांड जो रहेगा वो कौन रहेगा आपका? किष्किंधा कांड रहेगा। वीडियो में आ चुका है ये। और सबसे बड़ा जो है वो आपका कौन रहेगा? लंका कांड रहेगा। तो इस तरह से इसकी शुरुआत होती है आपकी, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और डालो हेडिंग ऑफ वेद। अब समझते हैं वेदों के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। इन्हीं के बारे में डिटेल पढ़ लेंगे यहीं पर, छोटी छोटी सी जो भी पूछी जाएगी। तो इनको आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बेटा, तो इसकी हम लोग बात करते हैं। तो चलिए फिलहाल हम टॉपिक डाल देते हैं आपको। नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी मिलेंगे हम लोग, और नेक्स्ट मिल जाएगा आपको वेद के बारे में बताएंगे। आज अपने इसकी जितनी वैदिक सभ्यता थी उसकी जो बेसिक फाउंडेशन था वो हमने आपको तैयार कर दिया है। अब नेक्स्ट हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे और उसी के साथ हम टॉपिक खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास आपको हिस्ट्री का मिलता रहेगा। फटाफट जुड़ते रहिए। आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे जल्दी और बेहतरीन तरीके से। और जिन बच्चों ने अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके